हिदायत दी कि आपने फला केस में ये करना है और आपने जमानतें नहीं होने देनी और फला फला शख्सियत को आपने 2000 इलेक्शंस की इख्तिताम तक आपने जेल में रखना है, रिहा नहीं होने देना। अब जो काबिल गौर बात है जनाब स्पीकर वो ये है कि आप इसकी टाइमिंग को देखिए। एक वाकया रूनुमा होता है, एक इंसिडेंट होता है 3 साल पहले। 3 साल उसमें कोई जिक्र नहीं, कोई इजहार नहीं। 3 साल बाद ये सरफेस होता है और ये एफिडेविट सामने आता है और ये स्टोरी ब्रेक होती है। अब अगर आप केस को देखें, तो अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आती है, ताखीरी हरबे इस्तेमाल होते हैं और रिकॉर्ड की बात है कि 15 एडजर्नमेंट्स हासिल की गई ताकि तवालत पकड़े केस। और फिर 15 एडजर्नमेंट्स के बाद जब ये स्टोरी ब्रेक होती है और ये एफिडेविट सरफेस होता है तो फिर ये केस जो है वो ये शक्ल अख्तियार करता है। अब हैरानी की बात यह भी है जनाब स्पीकर, जिस जज मौसूफ को, रिस्पेक्टेबल जज को, जिस पर ये इल्जाम लगाया गया, वो उस बेंच के मेंबर ही नहीं है। वो बेल की जो एप्लीकेशन है उस बेंच में है ही नहीं, उनके सामने केस लगा ही नहीं हुआ। तो इससे आपको उसकी सदाकत और ऑथेंटिसिटी का इल्म हो जाएगा। अब वो जो एफिडेविट है, अब भी ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि ये एफिडेविट है, ये नोटराइज कहां हुआ, किस शहर में हुआ, लंदन में हुआ, मामलात के ऑफिस में हुआ, किसकी मौजूदगी में हुआ, ये सब चीजें अब तो मीडिया पे पूरी खबर जो है वो गर्दिश कर रही है और उसको बुनियाद बनाते हुए उन्होंने अपनी राय कायम की है। जनाब वाला टेप, एक ऑडियो टेप मीडिया की जीनत बनी, उस पर एक तवील बहस हुई और कई दिन वो मौजूए बहस रही, वो जो वीडियो रिकॉर्डिंग थी। अब जब उसका फोरेंसिक एग्जामिनेशन की गई तो जाहिर हुआ कि वो टेप जो है वो हकायक पर मबनी नहीं है, वो मुख्तलिफ टुकड़ों को जोड़कर वो एक मुरत्तब की गई है, यानी कि दैट वॉज फेक, इट वॉज डॉक्टेड, इट वॉज कॉन्कॉक्टेड। जनाब वाला, अब लगता यह है, अब मैं ये सद एहतराम कह रहा हूं, किसी की दिल आजारी नहीं करना चाहता, हम सबको अपने माजी से सीखने की जरूरत है। हमारा माजी क्या कहता है कि जब भी हमने अदालती मामलात में मदाखलत की है, एक तरफ हम दावेदार हैं, हम सब दावेदार हैं आजाद अदलिया के। हम समझते हैं कि अगर मुल्क में अदलिया आजाद नहीं होगी तो जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं हो सकता। अब वो दुरुस्त समझते हैं अदलिया की आजादी हम सब के लिए मुफीद है और इन इदारों के लिए लाजिम है, लेकिन हम कहते क्या है, हम करते क्या है, हमारे कौल और फेल में तजाद क्यों है, ये लम्हा फिक्रिया है। जहां पर बड़ा तारीख इस बात की बताती है कि जब माजी में सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया वो सूदमंद साबित नहीं हुआ। माजी ये बताता है कि जब जस्टिस कयूम को टेलीफोन किए गए और मनपसंद फैसले हासिल करने की कोशिश की गई, सूदमंद साबित नहीं हुआ। हालिया तारीख बताती है कि जनाब मरहूम जज अरशद मलिक साहब को जब ब्लैकमेल किया गया और उनसे एक कन्फेशन लेने के लिए एक पूरा एक माहौल बनाया गया, तो वो भी एक इनोसेंस के लिए वो भी फायदामंद साबित नहीं हुआ जनाब वाला। और अब राना शमीम साहब का जो एफिडेविट है, ये मैं इस पर ज्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि अभी भी मामला सब जुडिस है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये बज़ाहिर लगता है इट इज अनदर अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट
and to seek decisions in a particular direction. ये ट्रेंड बहुत खतरनाक है और ये मैं समझता हूं इसका हम सबको नोटिस लेना चाहिए और इसके लिए तदारुक करना चाहिए। एक दूसरी चीज जनाबे वाला जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं, हमारे हिज़्ब इख्तिलाफ के दोस्त हैं, तनकीद करना इनका हक है और इनकी बातों को सुनना हमारा फर्ज है और हमने इनकी तनकीद में जो मुस्बत पहलू है उसको भी तलाश करना चाहिए और अगर कोई मुस्बत पहलू है अगर हम उसको अपनाते हैं तो हम अपना फायदा करते हैं। लेकिन जनाबे वाला तनकीद बराए तनकीद हम करते हैं और उससे पूरे मुल्क में एक मायूसी फैलती है, आपका जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो मुतासिर होता है और जो हमारी मईशत मुश्किल में रही थी और अब वो रिकवरी की तरफ माइल हो रही है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करना अगर उसका ऑब्जेक्टिव है, मैं समझता हूं ये मुल्क के मफाद में नहीं है। हुकूमतें आती जाती रहती हैं और मईशत के जो असरात होते हैं वो देरपा हुआ करते हैं। जनाबे वाला, मैं नहीं समझता कि आज कौम के सामने इस किस्म की गुफ्तगू से मायूसी फैलाई जाए। मायूसी फैलाने से मैं नहीं समझता कि मुल्क का मफाद है। आप कह सकते हैं, आप तजवीज दे सकते हैं, आप बेहतर हिकमत अमली की तजवीज पेश कर सकते हैं, लेकिन ये कह देना कि जो खराबी है, जो मुश्किलात हैं, ये एक नाअहल इकोनॉमिक टीम की वजह है, ये हकायक के बरक्स है। जनाबे वाला, मैं इसलिए अर्ज करना चाहूंगा कि मैं बगैर किसी पे तनकीद किए आइए एक ताराना नजर डालते हैं कि अगस्त 2018 में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत महाराज वजूद में आती है तो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या थी। लेट्स आस्क द इकोनॉमिस्ट ऑफ पाकिस्तान कि आपके जितने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे, which side were they pointing? Were they pointing in the right direction or were they pointing in the wrong direction? आप देखें कि 2 साल में बहुत मुश्किल फैसले किए, कड़वी गोली खाई, पेनफुल डिसीजंस लिए गए, किस लिए? टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी एंड पीपल सफर्ड। we took a lot of criticism, बट इकोनॉमी अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे साल में स्टेबिलिटी के बाद रिकवरी की तरफ अब रिफ्लेक्शन उसका आना शुरू हो गया है। और ये मैं नहीं कह रहा, अब ये कौन कह रहा है? वर्ल्ड बैंक कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये ब्लूमबर्ग कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये इकोनॉमिस्ट कह रहा है। ये वो इदारे हैं जो आपकी और मेरी बोली नहीं बोलते, वो अपना तज्जिया पेश करते हैं, उनके अपने एनालिसिस होते हैं। और वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आज पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ है, इट इज टचिंग 5.37%। नाउ सर, मुस्लिम लीग नवाज की जो हुकूमत के तुर्रा इम्तियाज था, मेरी बात मुकम्मल हो जाए फिर जरूर कीजिएगा बात, जो तुर्रा इम्तियाज था इनका था। इसके बाद इकबाल साहब बात करेंगे, प्लीज आप तशरीफ। मेरी बात मुकम्मल होने दें सर, आप जरूर बात कीजिए। इकबाल साहब करेंगे इसके बाद। इनका तुर्रा इम्तियाज था कि हमने 5% ग्रोथ हासिल की उन हालात में, जिन कंडीशंस में इन्होंने की और जिन कंडीशंस में आज आपकी हुकूमत ने किया है। कोविड कंडीशन में पूरी दुनिया की मईशत कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, पूरी दुनिया की मईशत को कोविड कंडीशंस की वजह से सेटबैक हुआ है और उन हालात में आपने 5.37% ग्रोथ की है। आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है जो स्टैग्नेट कर रहा था, जिस पर जमूद तारी था, जनाबे वाला आज वर्ल्ड बैंक का सर्वे कह रहा है इट हैज ग्रोन बाय 3.3%। नाउ सर, primarily we are an agrarian economy. There are 83 lakh agriculture farming households in Pakistan. When their purchasing power goes up, it has a multiplier effect on Pakistan's economy. और ये हो रहा है। आप देखिए लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को देखिए, the प्रोडक्शन इज गोइंग अप और उसका इंपैक्ट जो है आज आपको दिखाई दे रहा है इन ग्रोथ। एंड दिस शोज दैट द एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान
of the PTI government is kicking off and it is finally having an impact on the economy. जनाब वाला, मैं इतराफ करूंगा, ऑपोजिशन जब बात करती है और उनकी बात में अगर सदाकत है, हम आंख बंद नहीं कर सकते, हमें आंखें खुली रखनी चाहिए, हमें कान खुले रखने चाहिए। जब ये कहते हैं कि फर्टिलाइजर की कीमतें चढ़ी हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं इतराफ करूंगा, बिल्कुल खाद की कीमत चढ़ी, हम सब कहते हैं, हम सब देही इलाकों से ताल्लुक रखते हैं, हम गाफिल नहीं हैं, हम जवाबदेह हैं, बिल्कुल खाद की कीमत चढ़ी है। देखना यह है कि क्यों चढ़ी है, मैं समझता हूं, और हमने बैसियत हुकूमत के क्या इकदाम लिए हैं उसमें एक ठहराव पैदा करने के लिए। जनाबे वाला, पहली बात तो यह है कि जो गवर्नमेंट के बस में था, गवर्नमेंट के बस में यह था कि गैस की शॉर्टेज के बावजूद, गैस की पूरी मुल्क में किल्लत है, जैसे कि मिनिस्टर पेट्रोलियम अभी कह रहे थे कि 9% हमारी गैस की सप्लाई हर साल बतदरीज कम हो रही है, सिंध की भी कम हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा की भी कम हो रही है, और नेशनल फिगर जो है वो 9% डिक्लाइन है ऑन अ ईयरली बेसिस। इस माहौल में जब गैस की बंदिश की गई है, आम शहरी मुतासिर हो रहे हैं, लोगों के चूल्हे ठंडे हैं, इसके बावजूद पाकिस्तान की मईशत के पहिए को रवा दवा रखने के लिए हुकूमत ने फैसला किया कि फर्टिलाइजर प्लांट्स को गैस की सप्लाई जारी रहेगी। नतीजतन आपकी यूरिया की प्रोडक्शन पिछले साल से अगर आप ईयर टू ईयर एनालिसिस करें तो तकरीबन 3.5 लाख प्रोडक्शन टन्स की प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है। अब जो हम कर सकते थे हमने किया, बट मैं ये नहीं कहता, मैं एडमिट करता हूं कुछ डीलर्स हैं वो बिल्कुल होल्ड कर रहे हैं, कुछ डीलर्स हैं जो लोगों का इस्तेहसाल कर रहे हैं, और उनका तदारुक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और हम करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन जनाब स्पीकर, मैं ये कहता चलूं, 1 मिनट के लिए आप जरा एक नजर डालिए, फर्ज कीजिए आज पाकिस्तान में यूरिया पैदा न हो रही होती, या और हमारी जो डिमांड से, हमारी जो है डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती, हम क्या करते? हम इंपोर्ट करते। इंपोर्ट आज आप 1 बोरी यूरिया की बाहर से मंगाएं तो आपको अंदाजा होगा कि 1 बोरी यूरिया की क्या कीमत है। उसके बरक्स पाकिस्तान के किसान को जो महंगी यूरिया भी बिक रही है वो इंटरनेशनल प्राइस से कहीं सस्ती है। इंटरनेशनल प्राइस अगर यूरिया की 8-9 हजार रुपए बोरी को छू रही है, तो आज भी जो ब्लैक भी हो रही है वो 2500 पे मिल रही है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ब्लैक मार्केटिंग को जस्टिफाई नहीं कह रहा, बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, कंट्रोल रेट पे मिलनी चाहिए, लेकिन ये कह देना और वहां जनाब हम ये खाद पे एक पार्टी एहतजाज की बात कर रही है। मैं कह रहा हूं कि जब हम ये बातें करते हैं तो पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के किसान को एक तकाबली जायजा सामने रखकर अपनी राय कायम करनी चाहिए। जनाबे वाला, मैं ये भी कहता चलूं कि ऑपोजिशन जरूर तनकीद करे, हम सुनेंगे, लेकिन जहां कोई मुस्बत बात हो जाए उसका एतराफ करने में, जब इन्होंने एक मुस्बत बात की, मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उसको एडमिट कर रहा हूं। जब हम कहते हैं, दुनिया कहती है कि रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई हैं और आपके जमाने में एक्सपोर्ट स्टैग्नेट कर रही थी, उसका जिक्र नहीं करेंगे। जब आज सारे माहिरीन कह रहे हैं कि पाकिस्तान की रिमिटेंसेस रिकॉर्ड हुई है पिछले माली साल में, उसका जिक्र नहीं करेंगे। जब सब कहते हैं कि हमारी जो टैक्स कलेक्शन है उसमें खातिर खा बेहतरी आई है, उसका जिक्र नहीं करेंगे। तो फिर लोग कहते हैं कि ये एनालिसिस सियासी है, हकायक पर मबनी नहीं है। और यकीन जानिए, पाकिस्तान की आवाम सादा जरूर हो सकते हैं, शायद पढ़े हुए ना हो, पढ़े हुए जरूर हैं, और वो सियासी बसीरत रखते हैं और वो तराजू में रख के तोलना जानते हैं कि क्या हकीकत है। जनाबे वाला, बिल्कुल आज मैं एक और बात एडमिट करना चाहूंगा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। इस वक्त हमारा चैलेंज है महंगाई, हमारा चैलेंज है। हम सब मुंतखब होकर आए हैं, कौन महंगाई से गाफिल होगा? मैं ईमानदारी से कहता हूं, हमारा चैलेंज ऑपोजिशन नहीं है, हमारा चैलेंज महंगाई है। मैं एडमिट कहता हूं।
ये 100 जतन कर ले, ये 100 जतन कर ले, हमारे यकीन जानिए हमें कोई घबराहट नहीं है। हम सियासी अंदाज में इनका मुकाबला करने की अहलियत रखते हैं। महंगाई चैलेंज है, अब उसका हमने तदारुक करना है। हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, मैं उसके बारे में अर्ज करना चाहता हूं। लेकिन सर 2 मिनट सब्र कर ले, ना घबराएं, आपको मौका दूंगा, आप करना करें, आपको मौका दूंगा। दिल मिलाए नहीं, प्लीज मत न परेशान हो मेरे भाई। देखिए अब सवाल ये है कि महंगाई की वजूहात पर आगे ना, लेट अस एनालाइज, महंगाई है, लेट अस ट्राई एंड एनालाइज कि महंगाई की वजूहात क्या है। डोमेस्टिक भी होंगी, हो सकता है कोताही भी हो, आई विल नॉट श्रग दैट, बट देयर आर सर्टेन इंटरनेशनल फैक्टर्स जिसको अकाउंट फॉर करना है। कम से कम पढ़ा लिखा जी शऊर तबका उसको अकाउंट फॉर करता है। वो क्या है? नंबर 1, रिकॉर्ड इंक्रीज इन इंटरनेशनल प्राइस ऑफ गैस। मैं भी स्पेन से होकर आ रहा हूं, 70% उनकी गैस की कीमत में इजाफा हुआ। आज यूरोपियन यूनियन में गैस प्राइसेस मौजूद बहस है। आपने देखा कजाकिस्तान में क्या हुआ, ये आपके सामने हकीकत है। वाई गैस प्राइसेस। दूसरा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, आज जो आपकी फी बैरल कीमत है और हमारा इन्हिसार बेशतर इंपोर्टेड पेट्रोल पर है, तो उसका इंपैक्ट महंगाई पर नहीं होगा, यकीनन होगा। आज फूड आइटम्स जो है, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस, फूड प्राइसेस आर एट ए न्यू हाई। अब उसको देखिए, फॉर एग्जाम्पल, गिव यू एन एग्जाम्पल, घी की कीमत चढ़ी हुई है। वजूहात क्या है? पाम ऑयल की कीमत देखिए, पाकिस्तान पाम ऑयल इंपोर्ट करता है, हम इंडोनेशिया से करते हैं, बेशतर कुछ मलेशिया से भी करते हैं। आज जो पाम ऑयल की कीमत है इंटरनेशनल, वो कहां है? उसका इंपैक्ट जब इंपोर्ट करेंगे तो इंपैक्ट क्या महंगाई पे नहीं होगा? यकीनन होगा। इसी तरह आप देखें कि जो कोविड की वजह से जो 2 साल से चल रहा था और अब 5th वेव से हम 2-4 हैं, जो सप्लाई चेन की डिस्ट्रप्शन हुई है ग्लोबली, उसका इंपैक्ट जो है डिमांड सप्लाई में जो आया है, जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, उसका जो महंगाई पे असर पड़ा है वो आपके सामने है। और इसके साथ साथ मैं आपको उसका एक बैरोमीटर बताता हूं। इस वक्त अभी यूएन की WTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने एक फिगर शाया किया है कि सन 2020 में जो इंटरनेशनल ट्रेवल है और जो इंटरनेशनल रेवेन्यूज हैं फ्रॉम टूरिज्म, they have gone down by 73%. Why 73%? अब कोई इंपैक्ट था ना, मैं बात खत्म कर रहा हूं सर, ना घबराएं। अब क्यों वो कॉन्ट्रैक्शन हुई है? जनाबे वाला फिर कहते हैं पाकिस्तान का जो रुपया है उसकी हैसियत खो गया, डिप्रिसिएशन हुई। बिल्कुल हुई। जनाब स्पीकर, आइए मैं इस हाउस की तवज्जो दिलवाना चाहता हूं, इसी कोविड कंडीशन में तुर्की की 44.5% डिप्रिसिएशन हुई है। क्या हम उसके जिम्मेदार हैं? क्या हम उसकी मिसमैनेजमेंट हमने की है? अर्जेंटीना 17.3% डिप्रिसिएशन हुई है, क्या हमारी मिसमैनेजमेंट है? कोलंबिया 12.9%, क्या हम जिम्मेदार हैं? जापान 9.1%, क्या हम जिम्मेदार हैं? यूरोपियन यूनियन 6.8%, क्या हम जिम्मेदार हैं? Now these are international global factors that they have to be catered in. लेकिन इतना हौसला नहीं है, इतना हौसला हमारी ऑपोजिशन में नहीं है कि अगर पाकिस्तान की डेट टू जीडीपी रेशो में बेहतरी आई है और वो गिरकर from 83.3% it has come down to 71.3%, वो नहीं कहेंगे, वो नहीं बोलेंगे। अगर आज कैफियत यह है कि इंटरनेशनल आदाद और शुमार के मुताबिक पाकिस्तानी की पर कैपिटा इनकम from $1,457 per capita, if it has gone up to $1,666 per capita, उसका जिक्र नहीं करेंगे। सांप सूख जाता है, सन्नाटा तारी हो जाता है। पाकिस्तान के लिए खुश हो, ये पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी है, पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान का बेहतर हो रहा है। जनाबे वाला, मैं बात खत्म करता हूं। मुझे पता है
मुझे पता है, मुझे पता है, नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक। मुझे पता है जज्बात भड़क रहे हैं, मुझे पता है कि जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज होने को है। लेकिन जनाबे वाला मैं अर्ज करता चलूं कि हमने अब फोकस किया है, पहला साल, दूसरा साल स्टेबिलिटी का साल, तीसरा साल रिकवरी का साल और चौथा साल खुशहाल पाकिस्तान का साल होगा इंशाअल्लाह। जनाबे वाला अब ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा सर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मैं कह रहा हूं, वी हैव गिवन ए न्यू डायरेक्शन to Pakistan's foreign policy, and there's a new focus and there's a new shift, and that shift is from geopolitics to geoeconomics. Why? To attain economic security for Pakistan, to protect the well-being of ordinary Pakistani. We have changed the direction of Pakistan's foreign policy. Thank you. And Janabe Wala, I will conclude, and I will conclude my speaker, I will conclude that हमने आप सब बताएं, एक तरफ मेरी जमात कहती है बोले, आप जो हुक्म करें। नहीं, टाइम का बस अभी टाइम हो गया जी, प्लीज। राइट सर, मैं आपका एहतराम करता हूं, मैं इस चेयर का एहतराम करूंगा, मैं आपके हुक्म की तामील करूंगा, लेकिन जाने से पहले ये कह दूंगा कि मैंने एक खत आजिजाना सा खत शहबाज शरीफ साहब की खिदमत में पेश किया और एक आजिजाना सा खत चिट्ठी सैयद जी के नाम लिखी है, बिलावल भुट्टो के नाम लिखी है जी। तो मैं कह रहा हूं वो मेरा खत पढ़ तो लो, उस खत का जवाब तो दे दो, मानो ना मानो, बैठो तो सही, गुफ्तगू तो करो, बैठ के बात तो करो, आओ, इतना हौसला तो होना चाहिए, इतना हौसला तो होना चाहिए। जब पाकिस्तान के वफाक की बात करते हैं, जब पाकिस्तान के वफाक की बात करते हैं। थैंक यू। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ अपनी जगह पे, बैठ जाए रफीउल्लाह। मुझे तरीका आता है फिर बैठने के लिए। आप तशरीफ रखें आपको, आप तशरीफ रखें प्लीज। मुझे पता है, प्लीज आप अपना लबाल, आप रफीउल्लाह हाथ से ना बढ़े प्लीज। आप बैठे प्लीज, बैठ जाओ जी, वाइंड अप करें प्लीज, वाइंड अप करें। जनाब स्पीकर, मुझे मालूम है कि सफों में खिलबिली मच गई है, ये अगर इस तरह बात करता है तो निकालो उसको। परेशानी लाहक हो गई है, मुझे मालूम है जी, परेशानी लाहक हो गई है। इसको अगर इस तरह बात करेंगे मैं निकालूंगा आपकी बात को आप बैठ जाए हुए कहता हूं, बैठ जाओ पाकिस्तान के लोगों, बैठ जाए प्लीज, मत परेशान हो, हाथी के दांत दिखाने की और चबाने की ओर। इसको लेके आओ, सिक्योरिटी वालों को लेके आओ। ये सिंध के बारे में जो कॉलिंग अटेंशन में कुछ अल्फाज जो है मैं उसको हज़फ करता हूं, मतरूका सिंध इस्तेमाल किए गए, उनको हज़फ किया जाए।